सबने पलट कर देखा तो पीछे रागिनी खड़ी हुई थी। रागिनी हैरान होकर उन्हें देख रही थी, खासकर उस लड़की को जिसे सैनिकों ने पकड़ कर रखा था। रागिनी चलकर आगे आई और उसने सैनिकों से कहा, छोड़ो, ये मेरी दोस्त है, इसे ऐसे पकड़कर क्यों रखा है तुम लोगों ने? लेकिन सैनिक रागिनी की बात मानने की बजाय उस लड़की को पकड़ कर रखते हैं और फिर किंग की तरफ देखते हैं। भैरव रागिनी से बोला, क्या सच में ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? रागिनी ने भैरव की तरफ देखकर कड़क आवाज में जवाब दिया, ऑफ कोर्स, ये मेरी फ्रेंड है। और इसे ऐसे पकड़कर क्यों लेके आई हो माई किंग? रागिनी ने नंदनी की तरफ देखा और कहा, नंदनी तुम ठीक हो? नंदनी ने कुछ नहीं बोला, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। भैरव आगे जाकर रागिनी और उसकी फ्रेंड की तरफ देखता है। उसने रागिनी से कहा, तुम्हारी फ्रेंड महल की सीमा से बाहर महल पर नजर रखे हुए थी। सैनिकों ने इसे देखा तो इसने भागने की कोशिश की, इसलिए इसको यहाँ पर पकड़कर लाया गया। उसके बाद भैरव नंदनी की तरफ देखकर बोला, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम इस महल के बाहर क्या कर रही थी? और हाँ, अगर झूठ बोला तो अभी इसी वक्त तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। रागिनी शॉक हो जाती है। वो भैरव से बोली, माय किंग, हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू? भैरव ने कड़क आंखों से रागिनी की तरफ देखा तो रागिनी के गले के बाकी शब्द गले में ही अटक गए, बाहर ही नहीं आए। फिर भगवान नंदिनी की तरफ भैरव नंदिनी की तरफ देखता है और पूछता है, अब बोलो, यहाँ क्या कर रही थी तुम? पर मेरे सैनिकों को देखकर तुम भागी क्यों? नंदिनी ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, आई एम रियली सॉरी माय किंग, मैं यहाँ रागिनी को देखने आई थी। मुझे पता चला कि वो यहाँ आपके महल में है, यहाँ तक कि आदित्य भी यहीं पर है। मैं इन दोनों को देखने आई थी कि ये लोग ठीक हैं या नहीं। मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही थी, मगर महल में आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं बाहर खड़ी होकर ही देखने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद मुझे इनके बारे में कुछ पता चले कि ये लोग ठीक हैं या नहीं। लेकिन आपके सैनिकों ने अचानक ही मुझे वहां पर देख लिया तो मुझे बहुत डर सा लगने लगा और अपनी जान बचाकर वहां से भागने के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। यकीन मानिए माइकिंग, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं यहाँ सिर्फ रागिनी और आदित्य की खोज खबर लेने के लिए ही आई थी। उस लड़की की बातों को सुनकर भैरव आईब्रोज को हल्का सा सिकोड़कर गौर से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखता है। ये जानने की कोशिश करता है कि यह लड़की कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, मगर वह उस लड़की के दिमाग में झांक कर ये चीज देख लेता है कि यह लड़की सच बोल रही है। वो वाकई में यहाँ पर रागिनी के लिए ही आई थी। भैरव ने हल्का सा अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, छोड़ दो इसे। भैरव ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और भैरव का ऑर्डर मिलते ही सैनिकों ने तुरंत नंदिनी को आजाद कर दिया और पीछे हटके खड़े हो गई। रागिनी भैरव से बोली, माइकिंग, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं कुछ वक्त के लिए रागिनी को मैं इसको नंदिनी को महल में रख सकती हूँ। इस बात पर भैरव थोड़ी सीरियस आंखों से रागिनी की तरफ देखता है। रागिनी थोड़ा नर्वस होकर नीचे गर्दन झुका लेती है। वो जानती है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। किंग इस चीज के लिए कभी नहीं मानेगा। आखिर वो भूल कैसे सकती है कि उसे और उसके भाई को खुद यहाँ पर कैद करके रखा गया है, तो वो नंदिनी को यहाँ क्यों रहने देगा? रागिनी ने कहा, कोई बात नहीं माइकिंग, मैं इसे बाहर तक छोड़ के आ जाती हूँ। रागिनी ने इतना ही कहा था तभी उसके कानों में भैरव की आवाज आई, ठीक है, तुम इसे यहाँ पर रख सकती हो। रागिनी ने थोड़ा चौंक कर भैरव की तरफ देखा, जो उनसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खड़ा हुआ था। भैरव ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, ये लड़की गलती से भी मेरे करीब नहीं आनी चाहिए। मुझसे 50 फीट की दूरी पर हमेशा कायम रही। भैरव की बात सुनकर तुरंत रागिनी ने अपना सिर हिला दिया और नंदिनी ने भी। फिर रागिनी ने कहा, जी माइकिंग, थैंक यू। उसके बाद भैरव और सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही रागिनी और नंदिनी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और दोनों खुश होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। रूम का दरवाजा खुलता है और नंदिनी रागिनी के साथ एक कमरे में आती है। नंदिनी ने पूरे अमेजमेंट के साथ सारे कमरे पर नजर मारते हुए कहा, ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग, कितना बड़ा है यार, ये पूरा का पूरा महल कितना ज्यादा खूबसूरत है। रागिनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी उनको एक छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी। नंदिनी ने पलट कर देखा तो आदित्य उसके पास भागकर आया, जिसे देखकर वह खुश हो गई और फिर उसने भी उसे गले से लगाया। हक करने के बाद आदित्य बोला, आप यहाँ पर कब आई? नंदिनी ने जवाब दिया, बस अभी थोड़ी देर पहले, तुम लोगों से मिलने के लिए।
कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर बड़े मजे चल रहे हैं तुम्हारे। इस बात पर आदित्य ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, हाँ बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। ये महल बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन भी है खेलने के लिए। रागिनी ने प्यार से आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने खाना खाया? आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। आपको पता है, आज मुझे वह सारा खाना मिल गया जो मुझे खाना था। मैंने उनको बोला कि मुझे शाही खाना खाना है, तो उन लोगों ने मुझे ढेर सारा खाना प्लेट में सजा कर दिया। सारा का सारा खाना बहुत टेस्टी था दीदी। रागिनी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब एक काम करो, तुम थोड़ा बाहर जाकर गार्डन में खेलो, ठीक है? मुझे नंदनी दीदी से थोड़ी बातें करनी है। आदित्य मुस्कुराकर बोला, ठीक है। उसके बाद वह बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद रागिनी की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर थोड़ी सीरियस सी एक्सप्रेशन आ गई। नंदिनी भी ये चीज नोट कर लेती है। नंदिनी ने रागिनी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रागिनी, और तुम किंग के महल में क्या कर रही हो? रागिनी ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, बहुत बड़ी कहानी है, तुम्हें सुनाती हूँ आराम से। चलो पहले थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद दोनों बिस्तर के पास चली जाती हैं और वहां पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में नंदिनी शौक होकर बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या सच में? रागिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। नंदिनी इतनी ज्यादा शौक लग रही थी कि पूछो ही मत। उसकी आंखें और मुंह अब तक खुला हुआ था। थोड़ा होश में आने के बाद नंदिनी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मतलब किंग तुम्हें यहाँ पर अपने लिए बच्चा पैदा करवाने के लिए लेकर आए हैं? आई मीन सीरियसली? रागिनी ने गहरी सांस ली और खड़ी होकर खिड़की के पास चली गई। वहां पर खड़ी रही वह और बाहर देखती रही। बाहर का कवच जिसने महल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, उस कवच को देखते हुए रागिनी ने कहा, किंग ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर रखा है वह काम मुझे करना ही होगा। नंदिनी रागिनी के पास आकर बोली, लेकिन यार बच्चा, क्योंकि बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और कल को जब तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो फिर कैसे उसे बताएगी ये सब कुछ? तो क्या इसके बाद वह तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? रागिनी ने कहा, हाँ मुझे पता है इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं पहले ही सोच चुकी हूँ, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे ये करना ही होगा, वरना किंग आदित्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद रागिनी और नंदिनी दोनों चुपचाप खड़ी रहती हैं। शाम को रागिनी घूमते हुए बाहर गार्डन की तरफ आ रही थी, तभी उसने एक खूबसूरत से घोड़े को वहां पर बंधा हुआ देखा, जो बिल्कुल सफेद रंग का था। बहुत ही खूबसूरत घोड़ा। वह घोड़ा पहले देख चुकी है, क्योंकि यह घोड़ा किंग का है, सफेद कलर का, एकदम बादलों की तरह। पर पता नहीं क्यों इतने खूबसूरत घोड़े को देखकर रागिनी मुस्कुरा देती है और चलकर घोड़े के पास आती है। वह प्यार से घोड़े की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है, मगर घोड़ा एकदम से थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन में आ जाता है। वह एकदम से रागिनी की तरफ अपना चेहरा आगे बढ़ा लेता है और जोर जोर से आवाज करता है। रागिनी थोड़ा सा घबरा जाती है, पीछे हो जाती है। उसने कहा, अजीब पागल जानवर है, जैसा मालिक वैसा घोड़ा, दोनों के दोनों पागल हैं। रागिनी पलट कर जाने लगती है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने पीछे भैरव को खड़ा हुआ देखती है। क्या तुमने अभी अभी मुझे पागल कहा?